अस्सलाम वालेकुम प्यारे से दोस्तों। आपको अपने चैनल स्टोरी बुक 2.0 पर खुशामदीद कहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि कहानी की हर नई किस्त आपको सबसे पहले मिल सके। बादामी रंग के कपड़े पहने उसी लड़की ने कह कहा लगाते हुए जवाब दिया जिसे शुमाइला बेगम ने मिसबा के नाम से पुकारा था। शायद वो सरदार जमशेद की बेगम मिसबा बीबी हैं, जबकि उनके साथ अजरक कलर के कपड़े पहने कदरे संजीदा नजर आने वाली खातून साइमा बेगम थी। सरदार बख्तावर की बेगम सांवल ने झिझकती नजरों से दोनों का जायजा लेते हुए सोचा, शुमाइला बेगम, क्या मतलब मिसबा, तुम खेती बाड़ी करती हो? शुमाइला बेगम ने हैरत से पूछा। मिसबा बेगम, हाय शुमाइला भाभी, खेती बाड़ी क्यों करूंगी, मैं तो ऑफिस संभालती हूँ। अगले साल हम लोग अपने आम दुबई भी भेजेंगे। मिसबा ने इतराते हुए जवाब दिया। शुमाइला बेगम, ओ अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। और मेरे भतीजे किधर हैं, नजर नहीं आ रहे? शुमाइला बेगम ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा। मिसबा बेगम, नीचे अंदर कमरे में कार्टून देख रहे हैं, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। मिसबा बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कुर्सी से उठकर कमरे की तरफ बढ़ी और सांवल को 1000 वोल्ट का झटका लगा। कुर्सी से उठते ही मिसबा बेगम का फैशनी हुलिया देखकर सांवल बौखला ही गया था। बादामी रंग के कुर्ते के नीचे काली पैंट देखकर सांवल आंखें झपकाना भूल भी गया था। जनानियां भी पैंट पहनती हैं, ऐसा उसने पिछली ईद पर लगने वाली पाकिस्तानी फिल्म में देखा था। फिल्म की हीरोइन का नाम गालिबन रीमा था। मिसबा बेगम भी रीमा की तरह पेंट चढ़ाए मटक मटक कर चलते हुए सांवल के होश उड़ा गई थी। वो मिसबा बेगम को ताड़ने में मसरूफ था जब उसे शुमाइला बेगम की आवाज़ सुनाई दी। शुमाइला बेगम, अरे सांवल, जल्दी से ये सारा सामान किचन में रख कर आओ, और हाँ, आते हुए शरीफा को कहना मेरे लिए चाय भेज दे। उन्होंने वहीं बैठे बैठे सांवल को हुक्म सुनाया और सांवल झींक कर सर झुकाए सीधा किचन की तरफ बढ़ता गया जहां अम्मा शरीफा मौजूद थी। कुछ ही देर बाद वो सारा सामान अम्मा शरीफा के हवाले करने के बाद उन्हें चाय का बोलता तेज कदमों से बाहर निकलने ही लगा था कि उसे अम्मा शरीफा की आवाज़ सुनाई दी। अम्मा शरीफा, सांवल ठहर, 1 मिनट रुक, मुझे शेर वाली गोलियां किसी के हाथ मंगवा दे। उन्होंने शेर मार्का गोलियों का पत्ता सांवल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सांवल, गोलियां? खैर तो है अम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सांवल ने फिक्रमंदी से अम्मा की तरफ होते हुए पूछा। अम्मा शरीफा, ओहो, मैं भली चंगी हूँ, मुझे क्या होना है? ये गोलियां तो निक्की बीबी रिजवाना पुप्पो ने मंगवाई हैं। अम्मा ने सरसरी लहजे में जवाब दिया। सांवल, निक्की बीबी मतलब रिजवाना पुप्पो? उन्हें क्या हुआ, ज्यादा तबीयत खराब है तो हकीम जी को बुला लूं? सांवल ने कदरे बेताबी से पूछा। अम्मा शरीफा, नहीं नहीं, हकीम को बुलाने की जरूरत नहीं, बेचारी को रोने की वजह से सर दर्द हो रही है, चाय के साथ 2 गोलियों से आराम आ जाएगा, तुम बस जल्दी जल्दी गोलियां मंगवा दो। अम्मा ने चाय के लिए पानी रखते हुए जवाब दिया। सांवल चौंकते हुए, रोने की वजह से? क्या हुआ अम्मा, सब खैर तो है? अम्मा शरीफा, ओहो, सब खैर है। मिसबा और साइमा बेगम पहली बारी फौतगी के बाद आई हैं तो उन्होंने अम्मा का जिक्र छेड़ दिया। वो दोनों तो कुछ देर बाद चाय पानी पीने में लग गईं, लेकिन छोटी बीबी इतना रोई कि क्या बताऊं। तुझे पता तो है, रिजवाना बीबी मालकिन हुरा की चहीती थी। जब से मालकिन गई है, बेचारी कमला ही गई है। ऊपर से फरजाना बीबी भी राजनपुर गई हुई है, वो होती तो उसकी फिक्रमंदी ही वखरी। अम्मा ने उदासी भरे लहजे में जवाब दिया और सांवल को बेसाख्ता अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। राजनपुर से आते हुए फरजाना पुप्पो ने बड़ी सख्ती से रिजवाना पुप्पो का ख्याल रखने का हुक्म दिया था, लेकिन वो शुमाइला बेगम के चक्करों में उनसे मिलना भी भूल गया। उसे अब अपनी नालायकी का एहसास हो रहा था। सांवल, चलो ठीक है, मैं गोलियां मंगवाकर आपको बताता हूँ। सांवल ने हुनकारा भरते हुए जवाब दिया और पहली फुर्सत में रिजवाना पुप्पो से हालचाल पूछने का सोचता बाहर सहन की तरफ बढ़ता गया। जैसे ही वो सहन के करीब पहुंचा, शुमाइला बेगम और साइमा बेगम के पास एक गुलगोथले से बच्चे को देखकर
बेसाख्ता चौंका। उसने बहुत सारे मोटे गोल मटोल और गुलगोथने बच्चे देखे थे, लेकिन ये कोई अलग किस्म का गुलगोतना था। एक अजीब किस्म की पहियों वाली ट्राली में बैठा हुआ था। शुमाइला बेगम उसके साथ अटखेलियां करने में मसरूफ थी, जबकि साइमा बेगम प्यार भरी नजरों से ये सारा मंजर देख रही थी। गालबन ये वही बच्चा था जिसे लेने मिसबा बेगम कमरे में गई थी। तो क्या ये गुलगोतना मिसबा बेगम जैसी स्मार्ट लड़की का बच्चा है? वो हैरत से यही सोचता उनके करीब कुछ फासले पर मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हो गया। शुमाइला बेगम, वैसे साइमा, तुम लोगों ने बाहरले मुल्क से पता करना था, हो सकता है कहीं से इसका इलाज हो जाए। और सांवल बुरी तरह चौंका। यानी ये गुलगोतना साइमा बेगम का बच्चा था। उसने कुन अखियों से साइमा बेगम को देखते हुए सोचा। अजरक रंग के सूट के ऊपर तरीके से चादर लिए वो 32-34 साल की भारी वजूद और संजीदा मिजाज वाली औरत दिखाई देती थी। उनके कद काठ के हिसाब से ये गुलगोतना बच्चा उन्हीं का होना चाहिए था। सांवल दिल ही दिल में अपने अंदाजे लगाने में मसरूफ था। साइमा बेगम हर जगह पता किया है शुमाइला, लेकिन कहीं से फर्क नहीं पड़ा। मेरा बस चले तो सारी जागीर बेचकर अपने बच्चे का इलाज करवा लूं। ये ठीक तो हो, मुझे सुकून आए। और सांवल ने चौंक कर उस गुलगोतने की तरह देखा और बुरी तरह ठिठका। उसकी नजरें बच्चे के चेहरे पर पड़ी और उसे 1000 वोल्ट का झटका लगा। बज़ाहिर 1.5-2 साल का दिखाई देने वाले इस बच्चे के चेहरे की संजीदगी और टूटते हुए दांत देखकर लगता था वो कम से कम 7-8 साल का होगा। खिलाफ फितरत वो शुमाइला बेगम की अटकेलियों पर चिपकने के बजाय बड़ी खामोशी से बैठा उन्हें और साइमा बेगम को देखता जा रहा था। शुमाइला बेगम, और जो बख्तावर भाई किसी पुराने हकीम का नुस्खा लाए थे, उससे मजीद फर्क नहीं पड़ा? साइमा बेगम, बस शुमाइला, क्या बताऊं, शायद फर्क पड़ ही जाता, लेकिन उसके लिए बख्तावर का वक्त देना जरूरी है। हकीम ने कहा था कि इसको किसी खुली कच्ची जगह पर ले जाकर मट्टी में हाथ पांव मारने दे। कुछ वक्त घर से बाहर किसी पार्क वगैरह में खुला छोड़ दें। आसपास भागते झूला लेते बच्चे देखेगा तो उम्मीद है हाथ पांव मारने लग जाएगा। मैंने कई बारी बख्तावर से कहा है वो टाइम निकाले और इसे पार्क ले जाएं, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता और नहीं मुझे किसी के साथ जाने की इजाज़त। अब किसी मुलाजिम के साथ उसको भेजना भी बड़ा मुश्किल है। तुम जानती हो ये मेरे बगैर बाहर नहीं जाता। मैं साथ न हूं तो इतना रोता है कि क्या बताऊं। साइमा बेगम ने शिकायती लहजे में जवाब दिया। शुमाइला बेगम, चलो तुम फिक्र न करो साइमा, अगले 4-5 दिन जब तक तुम यहाँ पर हो, हम दोनों अपने सांवल के साथ उसे रोजाना जमीनों पर ले जाकर घास पर लिटा देंगे। ये आसपास चिड़ियाँ, कौवे, मुर्गियाँ, बकरियाँ वगैरह देखेगा और तुम कुछ देर खुली हवा में सांस ले लेना। शुमाइला बेगम ने सांवल की तरफ इशारा करते हुए कहा और साइमा बेगम ने अचानक से सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो शायद सांवल की मौजूदगी से बेखबर थी। साइमा बेगम, सांवल, ये कौन है? उन्होंने फौरन संभल कर बैठते हुए पूछा। शुमाइला बेगम, अरे हाय साइमा भाभी, सांवल वही जिसे अम्मा ने डेरे पर भिजवाया हुआ था। शुमाइला बेगम ने आंखों से इशारा करते बताया और साइमा बेगम ने चौंक कर दोबारा उसकी तरफ देखा। साइमा बेगम, ओ अच्छा अच्छा, तो अम्मा ने उसे हवेली आने की इजाज़त दे दी। हैरत है। शुमाइला बेगम, हाँ ऐसा ही समझ। आजकल ये हवेली का सारा काम संभालता है और मुझे भी कहीं आना जाना हो तो यही साथ जाता है। बाकी बातें आपको सुकून से रात को बताऊंगी। शुमाइला बेगम ने उसे करीब आने का इशारा करते हुए जवाब दिया और सांवल लंबा डग भरता फौरन उनके करीब पहुंचा। शुमाइला बेगम, सांवल, ये साइमा बेगम है, सरदार बख्तावर की बेगम और मेरी गहरी सहेली। तूने इनका खुसूसी ख्याल रखना है। वो जो शहर से बच्चों वाली खीर के डब्बे लाए हैं ना, वो सामान से निकाल कर इन्हें दे देना और इसके अलावा जो चीज़ भी इन्हें चाहिए उसका इंतज़ाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सांवल के करीब जाते ही उन्होंने उसे मुखातिब किया। सांवल, जी बेगम साहबा, हुक्म की तामील होगी। शुमाइला बेगम, शाबाश। और साइमा, ये सांवल बड़ा सियाना और ताबेदार लड़का है। तुम खुले मत्थे इसे कोई भी काम कह सकती हो, इससे तुम्हें पर्दे का मसला भी नहीं होगा। जो भी है, बख्तावर का भतीजा है। वो राजदाराना सरगोशी में साइमा को सांवल के बारे में बताती जा रही थी। साइमा बेगम, ठीक है, तो फिर सबसे पहले मेरा सूटकेस और बच्चों वाला बैग मेरे कमरे में भिजवा दो, मैं बच्चों के कपड़े बदल लूं। उन्होंने फौरन से काम सौंपते हुए कहा।
शुमाइला बेगम: हाँ तो इसमें क्या है, बताओ सामान किधर रखा है? शुमाइला बेगम ने सवालिया लहजे में पूछा। साइमा बेगम: बाहर रेवड़ी में ड्राइवर ने उतार कर रखा था, वहीं होगा। नीले रंग का सूटकेस और कार्टून की फोटो वाला बैग है। मैं तब तक उन दोनों को कमरे में ले जाती हूँ, साइमा बेगम ने उठते हुए कहा। शुमाइला बेगम: ठीक है, तुम उन्हें ले जाओगी या सावल मदद करे? शुमाइला बेगम ने उसी पहियों वाली ट्राली की तरफ देखते हुए पूछा जिसमें वही गुलगोतना बच्चा लेटा हुआ था। साइमा बेगम: नहीं, प्राम में ले जाती हूँ, तुम बस सामान भिजवा दो, उन्होंने सहूलत से जवाब दिया और आगे बढ़कर पहियों वाली ट्राली यानी प्राम को खींचते हुए उस तरफ बढ़ती गई जिधर उनकी रिहाइश का इंतजाम था। वैसे तो सरदार बख्तावर और सरदार जमशेद अपना हिस्सा लेकर मुल्तान में सेट हो चुके थे, लेकिन हवेली के अंदर उनके लिए अलग से कमरे मौजूद थे। ये वही कमरे थे जिनमें साइमा और मिसबा दुल्हनें बनकर आई थी। उनका आधे से ज्यादा जहेज, रंगीन चारपाइयाँ, पेटियों के अलावा साइमा का दीवार गिर ड्रेसिंग टेबल भी यहीं मौजूद था। शीशम की लकड़ी से बना यह ड्रेसिंग टेबल उसके कमरे के हिसाब से चिन्योटी कारीगरों ने हवेली आकर पहले साइज लिया और फिर खुद आकर उसे यूं फिक्स किया था कि उसे उखाड़कर किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता था। दीवार गिर शीशे के गिर्द खूबसूरत बेल बूटे फ्रेम के अंदर बाकायदा वायरिंग करके लगाए गए थे। छोटे छोटे बल्ब जिनकी रोशनी और शीशे से साइमा का कमरा शीश महल की तरह जगमगाने लगता था। एक जमाना था साइमा घंटों इस शीशे के सामने बैठे बेवक्त खुद को संवारती रहती थी। दीवार गिर दीदे ज़ेब शीशे में अपने पूरे बदन का जायजा लेना उनका महबूब मशगला था। वो सर से लेकर पांव तक जनूबी पंजाब की असली मुटियार थी। जिस दिन वो रुखसत होकर हवेली आई थी तो देखने वाली हर औरत की जुबान पर बस यही फिक्रा था, साइमा हूबहू फिल्मी अदाकारा साइमा जैसी है। उसकी दोनों देवरानियां शुमाइला और मिसबा भी बहुत खूबसूरत थीं। उनके हुस्न में शहरी नज़ाकत थी। वो दोनों साइमा से ज़्यादा फैशन भी करती थीं, लेकिन साइमा का सादा सा हुलिया और उसका भरपूर हुस्न उन दोनों पर भारी रहा था। उनकी हल्की फुल्की काजल सुर्खी ही कयामत ढा देती थी। इसी तरह मिसबा के अपने कमरे थे जिनमें उसका जहेज वगैरह मौजूद था। एक तरफ रिजवाना फरजाना पुप्पो के अपने कमरे और एन मरकज में शुमाइला बेगम का कमरा जहां से वो पूरी हवेली चलाती थी। शुमाइला बेगम: अच्छा सांवल, सुनो, तुम साइमा बेगम का सामान उनके कमरे में रख कर आ जाओ, तब तक मैं और शरीफा रात के खाने का फाइनल कर लेते हैं। हो सकता है कुछ मंगवाना पड़ जाए। शुमाइला बेगम ने किचन के दरवाजे से चाय उठाए बाहर आती शरीफा को देखते हुए कहा। सांवल: जी ठीक है, मैं अम्मा शरीफा को साथ लेकर सामान रखाता हूँ, सांवल ने फौरन से जवाब दिया। शुमाइला बेगम: क्यों, शरीफा ने तुम्हें कौन सा रास्ता समझाना है? वो सामने साइमा का कमरा है, जाओ और सामान दे आओ। सांवल बुखलाते हुए: जी, लेकिन मैं अकेले, सांवल ने पूछा। शुमाइला बेगम: हाँ तो क्या मसला है? मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता तो दिया है, उसे पता है रिश्ते में वो तुम्हारी चाची है, इसलिए फटाफट जाओ और सामान रखकर वापस आओ, शुमाइला बेगम ने चुटकी बजाते हुए कहा और सांवल खामोशी से बैरूनी डेवड़ी की तरफ बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद वो अच्छा खासा वजनी सूटकेस और बैग उठाए साइमा बेगम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। साइमा बेगम: कौन है? सांवल: मैं हूँ सांवल, आपका सामान लेकर आया हूँ, सांवल ने आहिस्तगी से जवाब दिया। साइमा बेगम: अंदर आ जाओ सांवल, दूसरी तरफ से जवाब आया और सांवल अपने शाने से दरवाजा खोलता सर झुकाए अंदर दाखिल हो गया। साइमा बेगम: सामान वहां अलमारी के पास रख दो। अंदर घुसते ही उसे साइमा बेगम की हिदायत सुनाई दी और सांवल चुपचाप अलमारी की तरफ बढ़ता गया। अलमारी के पास सूटकेस रखने के बाद वो बैग उठाए जैसे ही वापस पलटा, उसे हैरत भरा झटका लगा। सामने दीवार पर लगे शीशे का लश्कारा उसे लम्हा भर के लिए महबूद कर गया था। इतना बड़ा शीशा वो पहली बार देख रहा था। सर के उलझे बालों से लेकर पाँव में पहनी खेड़ी तक सांवल पहली बार खुद को इतनी वजाहत से देखने में मसरूफ था। जब उसे साइमा बेगम की दोबारा से आवाज़ सुनाई दी, साइमा बेगम, अरे सांवल, वो बच्चे वाले बैग से तौलिया तो निकाल कर देना। ये आवाज़ सुनते ही सांवल ने गड़बड़ाते हुए अपने इर्द गिर्द देखा। सामने बेड पर साइमा बेगम की अजरक चादर तो मौजूद थी, मगर वो खुद न जाने कहाँ थी। सांवल, कहाँ लाऊं? सांवल ने जल्दी से बैग की जिप पर झुकते हुए पूछा। साइमा बेगम, ओहो, इधर गुसल खाने में हूँ, सोचा था
काके का मुंह हाथ धो दूं। सांवल बैग के अंदर से तौलिया निकालता तेजी से गुसल खाने की तरफ लपका। सांवल, ले जी। सांवल ने दरवाजे के पास पहुंचते हुए कहा। सामा बेगम फूलती आवाज में, उफ हो बेवकूफ, अंदर ले आओ, मैंने काके को पकड़ा हुआ है। सायमा चाची की फूलती आवाज सुनते ही सांवल झिझकते झिझकते अंदर घुसा और बेसाख्ता ठिठका। सायमा बेगम किस मुसीबत में थी, उसका अंदाजा उन्हें देखकर किया जा सकता था। वो अपने गुलगोथने काके को वाश बेसन में बिठाकर मुंह धोने के बाद उसे संभालती तौलिए की मुंतजिर थी। सायमा बेगम झंझलाते अंदाज में, उफ लाओ भाई इधर, यही मुसीबत है। वहां मुल्तान में मैंने काके के लिए स्पेशल वड्डा वाश बेसन लगवाया हुआ है, उन्होंने बड़बड़ाते हुए तौलिया पकड़ते हुए कहा। और सांवल ने बेइख्तियार उनकी तरफ देखा। वो एक हाथ से काके को संभाल कर दूसरे हाथ से तौलिया लपेटने जैसे मुश्किल काम में मसरूफ थी। सांवल झिझकते हुए, मैं मदद कराऊं जी? सांवल ने पूछा। सायमा बेगम, तौलिया काके को लपेट दो। उफ तौबा, बहुत भारी हो गया है। और सांवल तेजी से आगे बढ़ा। सांवल मध्यम आवाज में, आप कहें तो मैं इसे उठाकर बाहर छोड़ दूं? सांवल ने तौलिए को पीछे से घुमाकर बाजुओं से आगे को लपेट कर पूछा। सायमा बेगम फिक्रमंदी से, तुम इसे उठा लोगे, कहीं गिरा न देना? सांवल, फिक्र न करें जी, मैं 100 किलो की बोरी भी उठा लेता हूँ, ये तो छोटा काका है। सांवल ने उन्हें तसल्ली देते हुए जवाब दिया और काके को बाजुओं में समेटकर वाश बेसन से उठाते जैसे ही सीधा हुआ, उसके होश उड़ गए। उस गुलगोतने का वजन सांवल की उम्मीदों से काफी ज्यादा था। न जाने सायमा बेगम उसे वाश बेसन तक उठाकर कैसे लाई थी। सांवल उसे उठाए इस हैरत में बाहर निकला और उस गुलगोथने को उठाए बेड के करीब पहुंचा और सायमा बेगम की तरफ देखा और उसे 1000 वोल्ट का करंट लगा। अजरक वाली डिजाइन का 3 पीस कॉटन सूट पहने सायमा बेगम का नजारा उसके होश ही उड़ा गया था। अपने काके का मुंह धोने के चक्कर में उनका गिरेबान भीग कर यूं चिपका हुआ था जैसे तंदूर पर मलमल के भीगे कपड़े के नीचे आटे के पेड़े होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 पेड़े थे, माई शादा माचिन के भारी आटे जैसे 2 वड्डे पेड़े, ताज़ा गंदम के बनाए नरम वड्डे पेड़े जिनका खालिस गंदमी रंग सोने की तरह चमक रहा था। ये बस 2 लम्हों का लश्कारा था। सामा बेगम, 1 मिनट रुको, सांवल में इसका पेपर निकाल लूं, बाद में बड़ी मुश्किल होती है। अगले ही लम्हे वो सांवल की हालत से बेखबर उस काके को संभालने का बोलती बेग की तरफ बढ़ी और सांवल ने बुखलाते हुए अपनी नजरें नीचे झुका ली। उफ, सायमा बेगम के लश्कारे ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। सायमा बेगम झंझलाती हुई, अब पता नहीं कम वक्त निघत ने पेपर किधर रख दिए हैं। सायमा बेगम गालबन अपनी किसी नौकरानी का जिक्र कर रही थी। उनकी बड़बड़ाहट सुनते ही सांवल ने बेइख्तियार सर उठाया और उसके हाथ से गुलगोतना काका छूटते छूटते बमुश्किल बचा। सायमा उसके पीछे बैग को मेज के ऊपर रखकर झुकते हुए पेपर निमा कोई चीज ढूंढ रही थी और उनकी हरकत से शीशे में झूमती वड्डी सांवल को मुंह को आ रही थी। सांवल को पिछली ईद पर कच्ची टाकी पर देखी गई पंजाबी फिल्म याद आ गई। सुल्तान राही के साथ खेतों में डांस करती अंजुमन जब अपनी कमर लचकाकर ठुमका लगाती तो स्क्रीन के चिट्टे पर्दे पर हर तरफ जामनी लाचा बांधे अंजुमन की बैग के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। ये तो उसे आसपास बैठे ठुमके पर सीटियां मारते पुराने फिल्म बीनों की बातें सुनकर पता चला कि ये फिल्म के कैमरामैन और हिदायतकार की हरामजदगी होती है। और आज ये वड्डा शीशा सांवल को कच्ची टाकी की स्क्रीन महसूस हो रही थी। उस पोज में सायमा बेगम पूरी पूरी अथरी घोड़ी लग रही थी। वो इस स्टाइल को भला कैसे भूल सकता था। ये स्टाइल उसने शाजिया आंटी के लाइव शो के दौरान देखा था। उसका जी चाहा काश वो इस पर चमाट मार सकता। ये उसके बड्डे खुरदरे हाथों के लेवल की थी। उस पर चमाट की ख्वाहिश गालबन सांवल की फितरत का हिस्सा थी। वो नहीं जानता था कि ये आदत उसके खून में शामिल है। वो नहीं जानता था कि उसका चाचा सरदार बख्तावर पहले दिन से सायमा बेगम की इस अदा का दीवाना था। उसे घोड़ियां पालने का शौक था। एक जमाना था सायमा के दोनों पट तकरीबन लाल ही रहते थे। उठते बैठते मीठी सुलगन उसे बताती रहती थी कि वो अब शादीशुदा है। सायमा भी इस मीठी सनसनाहट की आदी हो चुकी है। उसका अंदाजा उसे तब हुआ जब चौधरी बख्तावर किसी काम से 2 हफ्तों के लिए लाहौर गया था। लेकिन ये पुराना किस्सा था। जब से उनके बच्चे का मसला बना था उनकी जिंदगी बदल ही गई और आज बड़े सालों बाद कोई उनको वैसे ही ताड़ रहा था
ان کی زنانہ حس اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولتی، کوئی ان کو تاڑے اور سائمہ بیگم کو پتہ نہ چلے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اس معاملے میں ان کا سفر بہت تیز تھا۔ مدتوں بعد انہیں اپنی بیگ پر نظروں کی چبھن محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کو تو وہ یہی سمجھی جیسے پرانا زمانہ لوٹ آیا ہو۔ جب اس کمرے میں بختاور کی نظروں کی چبھن محسوس کرتے وہ سلگ اٹھتی تھی۔ وہ پیپر والا پیکٹ نکالتی لمحہ بھر کے لیے ماضی میں پہنچ چکی تھی۔ ماضی کی حس اس قدر حاوی تھی کہ سائمہ بیگم کو یوں محسوس ہوا جیسے بختاور ابھی چماٹ مارنے والا ہو۔ بختاور کو تو بس موقع ملنے کی دیر تھی۔ ادھر سائمہ جھکی نہیں، ادھر چماٹ آیا نہیں۔ یہ احساس اس قدر شدید تھا کہ ان کے ذہن میں سنسناہٹ سی پھیلتی گئی، میٹھی ترنگ والی سنسناہٹ، وہی سنسناہٹ جو سائمہ نے تب بڑی شدت سے محسوس کی تھی جب وہ ابا کی فوتگی پر پورے 1.25 مہینے میں کے رہی، اور اب تو خیر سے 4 سال ہو چکے تھے۔ وہ کاکے کو سنبھالنے میں ایسی مصروف ہوئی کہ سب کچھ بھول ہی گئی۔ شروع میں تو پھر بھی موج مستی ہو جاتی تھی، لیکن جب کاکا 4تھے سال کو لگا، اس نے ساری رات جا کر دن بھر سونے والی ایسی عادات اپنائی کہ یہ موج مستی کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہی ہو گئی۔ اور جب تک اس کی روٹین ٹھیک ہوئی، بختاور تو جیسے اسے بھول ہی گیا تھا۔ بختاور جیسے عیاش مرد کو کون سی لڑکیوں کی کمی تھی، اور نہ پیسے کی۔ اس کی زندگی تو شاید مزید دلچسپ ہو گئی، لیکن سائمہ کی زندگی کاکے کے وجود میں گم ہو گئی۔ اس کے جذبوں پر ممتا کا رنگ ایسا چڑھا کہ وہ سب کچھ بھول ہی گئی، اور آج تقریباً 4 سال بعد ان تاڑتی نگاہوں کی گرمی نے خارش جگا دی تھی۔ لیکن یہ نظریں تھی کس کی؟ کیا سانول انہیں گھور رہا تھا؟ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی، اور انہوں نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ کھلتے دروازے پر کھڑی مصباح کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے سیدھا ہوئی۔ مصباح شرما کر، ارے سائمہ، تمہارے پاس پیڈز ہوں گے، میری طبیعت، وہ روانی میں بولتی سانول کو وہاں دیکھ کر اچانک سے جھینپتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ کسی نوجوان لڑکے کے سامنے پیڈز کا مانگنا مصباح بیگم کو یقیناً شرمندہ کر گیا ہوگا۔ سائمہ بیگم، او ہاں، 1 منٹ، میں دیتی ہوں، اور بے فکر رہو، اسے کچھ پتہ نہیں، انہوں نے مصباح کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مصباح بیگم حیرت سے، سوری، میں سمجھی تم کمرے میں اکیلی ہوگی، انہوں نے قدرے حیرت سے سائمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، اور سائمہ بیگم بے ساختہ چونک اٹھی۔ وہ مصباح کی حیرت کو بخوبی سمجھتی تھی۔ تمام تر آزادی اور شاہ خرچیوں کے باوجود حویلی کی بیگمات پر کچھ پابندیاں موجود تھیں۔ حویلی کے زنان خانے میں 10 سال سے اوپر کے بچے کا بھی داخلہ منع تھا۔ ملتان جیسے شہری ماحول میں جہاں وہ فیکٹری کا وزٹ بھی کرتی رہتی تھی، وہاں بھی کوٹھی کے اندر مرد ملازموں کا داخلہ منع تھا، اور یہاں حویلی کے بیچ کمرے کے بند دروازے کے پیچھے وہ بنا چادر ایک نوجوان ملازم لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ بے شک وہ عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا، بے شک مصباح ان کی سنجیدہ طبیعت اور اصولی طبیعت سے واقف تھی، لیکن اس کے باوجود مصباح کا سوال انہیں چونکا گیا تھا۔ سائمہ بیگم، ہاں، اسے شمائلہ نے میری مدد کے لیے بھیجا تھا، تم 1 منٹ بیٹھو، میں اسے بھیج دوں، پھر بتاتی ہوں، سائمہ بیگم نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا، اور سانول کی طرف دیکھا۔ وہ کاکے کو اٹھائے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سائمہ بیگم، ٹھیک ہے سانول، تم کاکے کو بیڈ پر لٹا کر چلے جاؤ۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے سانول کو حکم سنایا۔ اگلے ہی لمحے سانول حکم کی تعمیل کرتا کمرے سے باہر نکلا، اور سائمہ بیگم جلدی سے مصباح بیگم سے ہم کلام ہوئی۔ سائمہ بیگم، یہ سانول تھا، مرحوم سردار شفقت میرانی کا بیٹا۔ مصباح بیگم، سردار شفقت کا بیٹا؟ مطلب یہ وہی چھوکرا ہے جس کی ماں کو بنی بنا کر لایا گیا تھا؟ بھلا کیا نام تھا اس بیچاری کا؟ سائمہ بیگم، آہستہ بولو مصباح، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر کسی نے سن لیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ اس کی اماں کا نام سائرہ تھا، لیکن حویلی والے اسے ہمیشہ ڈائن کے نام سے بلاتے تھے۔ تمہیں یاد ہے نا، ہماری مرحومہ ساس کے سامنے بھولے سے بھی سائرہ کا ذکر کرنا سختی سے منع تھا۔ مصباح بیگم بے تابی سے، او سوری سائمہ، مجھے دھیان نہیں رہا، لیکن میں نے تو سنا تھا حویلی والے اسے اپنا بیٹا مانتے ہی نہیں۔ اس کی اماں کا بھی حویلی میں داخلہ منع ہے، تو اب پھر یہ زنان خانے میں کیا کر رہا ہے؟ سائمہ بیگم سرگوشی میں، پتہ نہیں، شاید شمائلہ اسے حویلی لے آئی ہو۔ تمہیں پتہ چلا اس نے حویلی کی کنجیاں سنبھالتے ہی اماں کے پرانے نوکروں کو بھی نکال دیا ہے۔ مصباح بیگم، او ہاں، تبھی میں بھی سوچوں
पुराना मुंशी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बात की समझ नहीं आती, चलो अम्मा तो मर गई, लेकिन दिलदार कैसे मान गया? रिजवाना फरजाना ने भी एतराज नहीं किया। मिसबा बेगम ने होंठ चबाते हुए पूछा। साइमा बेगम, पता नहीं, रात को शुमाइला से पूछूंगी तो पता चलेगा। साइमा बेगम ने गहरा सांस भरते हुए जवाब दिया। मिसबा बेगम, ठीक है, फिर मुझे भी बताना, और अब जल्दी से मुझे पैड्स दे दो, आज तो मुझे दर्द भी कुछ ज्यादा हो रही है। मिसबा बेगम ने अपनी उंगली को दबाते हुए कहा, और साइमा बेगम सर हिलाती अपने सूटकेस की तरफ बढ़ती गई। मिसबा के जाते ही साइमा फौरन अपने काके की तरफ मुतवज्जा हुई। काके को निप्पल लगाकर फीडर पिलाते हुए वो कुछ देर आराम करना चाहती थी, ताकि रात को सुकून से गपशप लगा सकें, लेकिन सफर की थकन के बावजूद उन्हें नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस ने उनके दिमाग और जिस्म को अपने घेरे में ले रखा था। मिसबा के उठाए सवालों ने उन्हें भी तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। वो शुमाइला की तेज और घमंडी तबीयत से बखूबी वाकिफ थी। अगर वो सामल को हवेली लाई थी तो यकीनन उसकी कोई वजह होगी। रहम या तरस बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ उनके बदन में होती मीठी टूट फूट साइमा बेगम को अलग तड़पा रही थी। उन्हें रह रहकर वही चुभती नजरें याद आ रही थी। तो क्या सावल उनको घूर रहा था? लेकिन वो तो अभी बच्चा है, अभी तो उसकी मैं भी पूरी तरह नहीं भीगी। अगर वो ऐसा वैसा होता तो दिलदार मियानी उसे हवेली में दाखिले की कभी इजाजत नहीं देता। ये सोचते ही उसके दिमाग में जैसे झमाका हुआ। उनके शोहर सरदार बख्तावर ने उसे अपनी जवानी के इब्तदाई मुआशकों के कई किस्से सुनाए थे। उसने अपनी जबान से बताया था कि वो 15 साल की उम्र से सब कुछ करता आ रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका शोहर और उसके भाई मिलकर इकट्ठे ये सब करते रहे हैं। मरने वाले की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो जानती थी वड्डा सरदार शफकत अपने ज़माने का अयाश तरीन मर्द था। बकौल बख्तावर, वड्डा सरदार जिस औरत पर भी झपटता उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देती थी। औरतों को तड़पाने से उसे अजीब सी खुशी मिलती थी, और सांवल उसकी वाहिद जायज़ औलाद थी। उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा था, तो उसकी फितरत भला कैसे मुख्तलिफ हो सकती थी? हो सकता है वो बज़ाहिर सादा मगर असल में मैसना हो। वो जैसे जैसे सोचती जा रही थी उनका शक बढ़ता जा रहा था, और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उनके पास सिर्फ 4 या 5 दिन थे। इस दौरान वो सांवल की नीयत भांप सकती थी। यही सोचते उनके जहन में धमाका हुआ। काके को कच्ची मिट्टी पर पलसटियां मरवाने के बहाने सांवल के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम शुमाइला और वो पहले से बना चुकी थी। मिसबा की तबीयत खराब होने की वजह से उसका साथ जाना भी मुश्किल था। वो काके के बहाने सांवल को साथ ले जाकर उसकी नजरों का अंदाजा लगा सकती थी। वो अपनी सोचों में गुम थी, तो दूसरी तरफ सांवल का ध्यान भी साइमा बेगम में अटका हुआ था। शुमाइला बेगम के हुक्म पर बड्डे कस्बे यानी डेरा छट्टा से रबड़ी फालूदा लेने जाते हुए सारे रास्ते वो साइमा बेगम को ही सोचता जा रहा था। उफ, अगर साइमा बेगम भी लाचा पहनकर ठुमका लगाएं तो लोग अंजुमन के ठुमके को भूल जाएं। रबड़ी फालूदा खरीदने के बाद रिजवाना पुप्पो के लिए शेर मार्का गोलियों का पूरा पत्ता लेकर जब सांवल हवेली वापस पहुंचा तो रात का अंधेरा फैल चुका था। हवेली में उस वक्त रात के खाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। किचन से उठती लजीज खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। वो सीधा किचन की तरफ बढ़ा जहां अम्मा शरीफा मौजूद थी। सांवल, ये ले अम्मा, ये रबड़ी फालूदा पकड़ी, और ये रही तलवार मार्का गोलियां। सांवल ने अंदर घुसते ही अम्मा को मुखातिब किया, जो तेज तेज हाथ चलाती खाने के इंतजामात में मसरूफ थी। अम्मा शरीफा, शाबाश, मुझे डर था कहीं तुम भूल ना जाओ। अच्छा सुनो, ये फालूदा फ्रिज में रख कर जाते हुए गोलियां रिजवाना बाजी को देते जाना। अम्मा शरीफा ने उसे नया काम सौंपते हुए कहा, और सांवल लम्हे भर के लिए हल्का सा घबरा गया। वो इससे पहले रिजवाना पुप्पो के कमरे में कभी नहीं गया था। उसकी रिजवाना पुप्पो से जितनी भी मुलाकातें हुई थी सब फरजाना के कमरे में ही हुई थी। सांवल झंझलाती आवाज में, ओह अम्मा, तुम खुद ही दे आना, मुझे और भी बड़े काम है। अम्मा शरीफा पिचकारते हुए, हाय हाय सांवल, क्या हो गया है? मैं कौन सा तुझे लुंडी कोतिल भेज रही हूँ जो बड़ा टाइम लगेगा, और वैसे भी वो तेरा पूछ रही थी। जा मेरा पुत्र। और सांवल बेसाख्ता ठिठका। वो जब से वापस आया था उसकी रिजवाना पुप्पो से मुलाकात नहीं हुई थी। यकीनन वो उस पर गुस्सा होंगी। सांवल घबराई आवाज में,
वो मेरा पूछ रही थी, लेकिन क्यों? सब खैर है ना अम्मा? अम्मा शरीफा, ओहो पुत्र, सब खैर है। वो कह रही थी। सांवल ने वापस आकर कोई खैर खबर ही नहीं दी। उसे कहना मुझे फरजाना का हालचाल बता जाए। अब जा और मुझे भी काम करने दे। अम्मा ने पुलाव वाले देगचे का दम खोलते हुए जवाब दिया। सांवल, अच्छा ठीक है अम्मा। सांवल ने आहिस्तगी से जवाब दिया और किचन से बाहर निकल आया।